नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का मेगा न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। स्वागत है आपका सबसे दमदार न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। पूर्वांचल हो या पश्चिमी यूपी, अवध हो या बुंदेलखंड, अगले एक घंटे में हम यूपी की हर बड़ी हलचल से आपको रूबरू करवाएंगे। गाजियाबाद से गोरखपुर तक और लखीमपुर से ललितपुर तक, गांव हो या शहर, गली मोहल्लों से कस्बों तक, एक भी बड़ी खबर छूटेगी नहीं और कोई भी अधूरी खबर चलेगी नहीं। ऐसा होगा सत्याग्रह का मिजाज। सुबह से लेकर शाम तक, समाज से लेकर सियासी मैदान तक, आपके सरोकार से जुड़ी खबरों का गुलदस्ता है सत्याग्रह। ब्रेकिंग न्यूज हो या बड़ी खबर, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हो या फिर खबर का असर, यूपी के चप्पे चप्पे का चौतरफा हाल बताएगा सत्याग्रह। बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो बड़ी खबरों के साथ करते हैं। पहली खबर बसपा अध्यक्ष मायावती की, जिन्होंने अब 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल फूंक दिया है। आज मायावती ने लखनऊ में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को विरोधियों के प्रोपेगेंडा से दूर रहने के साथ ही उन्हें 3 महीने का एजेंडा बता दिया। और वहीं दूसरी तरफ 6 महीने में दूसरी हार का सामना करने के बाद अखिलेश यादव को पहले तो सहयोगी दल ही नसीहत देते हुए दिखाई दे रहे थे, चेतावनी दे रहे थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के नेता भी अखिलेश को बताने लगे हैं कि अब भी नहीं चेते तो आने वाले चुनाव में मुश्किल खत्म नहीं होने वाली है। तो अखिलेश को समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखराम यादव ने कहा कि परिवार और अनुभवी नेताओं के बीच तालमेल बैठाएं, और अगर अखिलेश ने ऐसा नहीं किया तो फिर वही हो सकता है जो 2022 के विधानसभा चुनाव में हुआ है और फिर जो लोकसभा उपचुनाव में हुआ। लेकिन देखिए, अखिलेश यादव ने जहां अब तक हार की समीक्षा भी नहीं शुरू की, वहीं मायावती ने 1.5 साल पहले ही 2024 लोकसभा चुनाव की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। आजमगढ़ के उपचुनाव में अखिलेश यादव के पैरों तले सियासी जमीन खिसकाने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती सक्रिय हो गई हैं और अभी से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसीलिए आज मायावती ने लखनऊ में बसपा की बैठक बुलाई, जिसमें महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के अलावा सभी 80 सीटों के अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, जिला अध्यक्ष और 18 मंडलों के कोऑर्डिनेटर शामिल हुए। इस बैठक में मायावती ने सभी नेता और कार्यकर्ताओं से 90 दिनों के अंदर 1 करोड़ नए सक्रिय मेंबर्स को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ा जाए। लेकिन मायावती ने ये भी निर्देश दिए हैं कि नए मेंबर्स मतदाता नहीं बल्कि बसपा के सक्रिय सदस्य हों। साथ ही सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को 2024 के चुनाव के लिए जमीन पर काम करने को भी कहा। बसपा अध्यक्ष मायावती ने उपचुनाव के नतीजों की समीक्षा के दौरान कार्यकर्ताओं से कहा कि आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बसपा का प्रदर्शन अच्छा रहा है और अब पार्टी को लोकसभा चुनाव में इतिहास दोहराना है। गुरुवार को पार्टी कार्यालय में उपचुनाव के नतीजों की समीक्षा की गई। दरअसल आजमगढ़ में हार के बावजूद मिले रिस्पॉन्स ने बसपा के लिए बूस्टर का काम किया है और वहां पर बसपा ने 29% वोट पाए थे, जिसे सपा के गढ़ में बसपा की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है और इसीलिए मायावती इसे बसपा कार्यकर्ताओं के लिए नई ऊर्जा बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मायावती ने बैठक बुलाई, लेकिन सवाल अखिलेश यादव पर है, क्योंकि अभी तक तो गठबंधन के लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन अपनों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि रवैया नहीं बदला तो नुकसान बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, और इसी पर विस्तार से बात कर लेते हैं और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, देखिए, उपचुनाव में जो वोट मिले बसपा को, उससे कहीं ना कहीं बूस्टर डोज मारा जा रहा है बसपा के लिए और वो दिखाई भी दे रहा है। मायावती ने खुद बैठक ली, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है अखिलेश यादव को लेकर, जिस तरीके से उनके अपने पार्टी के नेता ही आवाज बुलंद कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, वो किस तरीके से चुनौतीपूर्ण हो सकता है अखिलेश यादव के लिए। वीरेश जी, देखिए, 2022 के रिजल्ट निकलने के बाद सारी तैयारी 2024 के मद्देनजर हर पार्टी कर रही है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है और वो जरूरत 2019 के लोकसभा चुनाव के लेकर है, रिजल्ट को लेकर है। क्योंकि 2019 में जब रिजल्ट निकला था तो 5 सीटें ही समाजवादी पार्टी को मिली थी और 0 से 10 पहुंच गई थी
बहुजन समाज पार्टी, गठबंधन हुआ था सपा और बसपा का, लेकिन फिर भी जी हां, रिजल्ट 10 और 5 होने के बावजूद भी, आधा कम होने के बावजूद भी 2019 के बाद 2022 तक अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने ये पूरी तरीके से मनोस्थिति बना ली थी, एक वायुमंडल, एक वातावरण पूरे प्रदेश में बना लिया था कि विपक्ष समाजवादी पार्टी है। प्रियंका गांधी के कूदने के बावजूद भी, सक्रिय होने के बावजूद भी केवल और केवल अखिलेश यादव ने ऐसा माहौल बनाया प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी से वही लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नतीजा सबके सामने है। जी हां, नतीजा सबके सामने इस लिहाज से है कि प्रियंका के संघर्ष और जमीन पर आने के बाद भी उनके पास केवल 2 सीटें और मायावती के पास, जो 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनके पास केवल 1 सीट, वो भी 5000 से, वो भी एक बड़े व्यवसायी की जीत और उसकी व्यक्तिगत जीत के तौर पर देखा जाता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस और बसपा 0 और समाजवादी पार्टी 47 से 100 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को मिली। लेकिन जी हां, ये टर्निंग पॉइंट है आजमगढ़ और रामपुर का। दोनों जगह उपचुनाव कांग्रेस नहीं लड़ी, बसपा केवल एक जगह लड़ी, लेकिन खूब लड़ी। ऐसी लड़ी कि उसमें एक उसके रगों में, उसके कार्यकर्ताओं में, उसके नेताओं में और खुद मायावती में, उनके कोऑर्डिनेटरों में, काडर में एक स्फूर्ति का एक संचार हुआ है। और वो ऐसा संचार हुआ है कि पूरे वायुमंडल में, सूबे की सियासत में अब विचार होने लगा है कि क्या 2024 में समाजवादी पार्टी की जगह पर बसपा चुनाव लड़ेगी, बसपा भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ेगी, क्या बसपा में संभावनाएं हैं। इस वजह से ये केवल राजनीतिक पंडित इस बात का आकलन नहीं कर रहे हैं, बल्कि MY समीकरण में भी जो M है, जो मुस्लिम है, वो भी इस बात को लेकर समीक्षा कर रहे हैं कि अब हम किधर जाएं। पूरी ताकत झोंक दी, बावजूद बिल्कुल ठीक है में समाजवादी 2019 से 2022 आते सबसे बड़ा कारण है और सबसे बड़ा 24 आते समीकरण बहुत पलट गए हैं, बहुत उलट भी हो गए हैं। अब जिस तरीके से बसपा आगे बढ़ रही है, 2024 पहुंचते किस तरीके से परिवर्तन दिखाई देते हैं, कार्यकर्ताओं में किस तरीके से ऊर्जा नई दिखाई देती है, और सपा की क्या रणनीति होती है, अखिलेश किस तरीके से ग्राउंड पर निकलते हैं, माहौल तैयार करते हैं, इस पर भी लगातार हमारी नजर होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। रामपुर में आजम खान सियासीगढ़ और आजमगढ़ में खुद अपनी सीट गंवाने के बाद अखिलेश यादव पर हर ओर से उंगलियां उठ रही। कल अखिलेश के गठबंधन के 2 सहयोगियों ओम प्रकाश राजभर और संजय चौहान ने अखिलेश की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। लेकिन अब समाजवादी पार्टी सांसद सुखराम यादव ने भी अखिलेश को नसीहत दी है कि वो सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे तो समाजवादी पार्टी विजय पथ पर नहीं आ पाएगी। और हमारे गठबंधन के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अपने घर में बैठ करके चुनाव के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, तो हार का मुंह तो देखने। नेतृत्व में जितने चुनाव हुए 14 हारे, 19 हारे, 17 हारे, 22 हारे, बाई इलेक्शन हुआ, यो हारे, MLC हारे। लोकसभा उपचुनाव में मिली हार पर अपनी कार्यशैली और गलत रणनीति को लेकर अखिलेश यादव अब तक अपने सहयोगी दलों की ही खरी खोटी सुन रहे थे। लेकिन अब खुद सपा के राज्यसभा सांसद सुखराम यादव ने भी अखिलेश यादव को तौर तरीका बदलने की सलाह दी है। सुखराम यादव ने साफ कह दिया है कि जब तक अखिलेश यादव अपने पिता और चाचा के बीच तालमेल नहीं बनाते, तब तक हार का सिलसिला नहीं थमने वाला है। तालमेल की कमी की बात की, किसके बीच में तालमेल की कमी रही है? तालमेल पार्टी के नेताओं और पार्टी का नेतृत्व करने वालों के बीच में कमी है, और जब तक ये कमी रहेगी मैं समझता हूँ रिजल्ट ही आते रहेगी। एक दिन पहले ही सपा गठबंधन के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को एयर कंडीशन राजनीति छोड़कर जमीन पर काम करने की नसीहत दी थी, और आज सपा सांसद सुखराम यादव ने भी राजभर की बात का समर्थन करते हुए कहा कि सबको साथ लिए बिना समाजवादी साइकिल आगे नहीं बढ़ने वाली है। राजभर जो कि सहयोगी हैं, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जब तक केसी कल्चर से बाहर नहीं निकलेंगे जीत नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको सत्ता जो है वो विरासत में मिली है। ओम प्रकाश जी की बात में तथ्य है, पुनर्विचार करना चाहिए कि आगे भविष्य में हमें क्या करना है। और
अखिलेश यादव को सुखराम यादव भले ही लगातार मिल रही हार पर नसीहत की घुट्टी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लंबे वक्त से खुद सुखराम यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि पार्टी के सीनियर नेताओं को दरकिनार करने की वजह से सुखराम यादव भी अखिलेश यादव से अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर चुके हैं। दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में अभी तक की टॉप 7 खबरें। एकनाथ शिंदे होंगे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री। देवेंद्र फडणवीस ने समर्थन का ऐलान किया। शाम 7:30 बजे शपथ ग्रहण। गोवा में शिंदे समर्थकों के जश्न की तस्वीरें सामने आई। शिंदे के सीएम बनने के ऐलान के बाद एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने किया डांस। पंजाब विधानसभा ने अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव का बीजेपी ने विरोध किया। कांग्रेस और अकाली दल ने किया समर्थन। मणिपुर के नोनी में भूस्खलन में 7 की मौत, 25 सैनिकों के दबे होने की खबर। कई लापता। मणिपुर जिरबम रेलवे लाइन की सुरक्षा में तैनात थे सैनिक। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश। उत्तर भारत पहुंचा मानसून। दिल्ली एनसीआर में बारिश से लोगों को मिली राहत। भीषण गर्मी से बेहाल थे लोग। गुरुवार को उतार चढ़ाव के बीच मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। 8 अंक की गिरावट के साथ 53,018 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। गुरुवार को सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। 323 रुपए की गिरावट के साथ 50,572 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा सोना। 776 रुपए की टूट के साथ 59,377 रुपए प्रति किलो पर चांदी। योगी सरकार 2.0 के पहले 100 दिन 4 जुलाई को पूरे होने जा रहे हैं और इस खास मौके को लेकर अब योगी सरकार जनता के बीच जाकर उपलब्धियां बताने की तैयारी कर रही है। खबर है कि खुद सीएम योगी और सरकार के सभी मंत्री जनता के बीच 100 दिन का ब्यौरा देंगे और आने वाले 6 महीने का लक्ष्य भी बताएंगे। जनता के सामने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए यूपी सरकार ने बड़ी तैयारी की है। खुद सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 100 दिन की उपलब्धियां बताएंगे। मुख्यमंत्री के साथ ही साथ सभी मंत्री, सांसद और विधायक जनता के बीच जाकर सरकार के कामकाज गिनाएंगे और लोक कल्याण संकल्प पत्र में पूरे किए गए वादों की जानकारी जनता को दी जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश में 25 मार्च को योगी सरकार 2.0 के गठन के बाद सीएम योगी ने सभी विभागों को पहले 100 दिन का टारगेट दिया हुआ था। इसके बाद 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 5 साल की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए थे और इसी के तहत अब 100 दिन की उपलब्धियों के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी है और इसकी खुद कमान संभालेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही साथ सभी मंत्री, विधायक और सांसद उपलब्धियां गिनाएंगे जनता के बीच। 4 जुलाई को योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो रहे हैं और 4 जुलाई को लेकर ही जानकारी है कि सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जनता के बीच अगले 6 महीने का प्लान भी बताएंगे। दिग्गज सीएम ने सभी विभागों को 100 दिन का टास्क दिया हुआ था, आप जानते हैं, और सभी मंत्री निर्धारित जिले में जनता के बीच जानकारी देंगे, वहां बताएंगे विभागों को जो काम अभी बचा हुआ है उनको जल्द पूरा किस तरीके से करना है, इसको लेकर भी निर्देशित करेंगे मुखिया योगी आदित्यनाथ। यूपी सरकार के 100 दिन पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने 100 दिन में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाई। सर 100 दिन पूरे होने वाले हैं, अब जश्न की तैयारी चल रही। तमाम सारे बीजेपी के बड़े नेताओं की प्रेस वार्ता भी होनी है। भाजपा हमेशा जश्नी में डूबी रहती है। अभी तक चुनाव जीतने का जश्न था, जो इन्हें नहीं जीतना चाहिए था जीत लिए। अब 100 दिन में बजट सत्र का इंतजार सबको रहता है। जब मैं विधायक था मुझे भी रहता था, क्योंकि बिंदुवार उसमें हर विभाग पर चर्चा होती थी और उसको दूसरे दिन आप लोग छापते थे, दिखाते थे, तो पता लगता था क्या उपलब्धि है या क्या करने जा रहे हैं। इस बार इन्होंने सब कुछ 4-5 दिन के अंदर निपटा दिया। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ उपलब्धि है तो घबराते क्यों हो, सत्र चलाओ ना। नियमावली के मुताबिक 90 दिन का सत्र चलना चाहिए। आप तो 20-25 दिन भी नहीं चला रहे हो, इसके मतलब आपकी उपलब्धि कुछ नहीं, आप बताने से हिचक रहे हो। राजस्थान के उदयपुर कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बेकसूर कन्हैया लाल के लिए पूरा देश सड़कों पर आ गया है। यूपी में भी कन्हैया के परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग तेज हो गई। उदयपुर कांड से पूरे देश में गुस्सा है। हर कोई कन्हैया लाल के हत्यारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है।
और अब यूपी में भी कन्हैया के हत्यारों के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन होने लगे हैं, जिसकी बानगी ये 8 तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों से आप लोगों की नाराजगी का अंदाजा लगा सकते हैं, उस दर्द को समझ सकते हैं जो कन्हैया के परिवार को बेचैन कर रहा है। इंसाफ की मांग तेज हो गई है। वाराणसी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं कन्हैया के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। वहीं मथुरा में भी उदयपुर हत्याकांड को लेकर रोष दिखाई पड़ा। यहाँ वृंदावन में हिंदुवादी संगठनों ने जिहाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। ये आक्रोश की आग मेरठ में भी देखी गई। यहाँ कन्हैया के कातिलों का आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखा और पूरे शहर में विश्व हिंदू परिषद से लेकर बजरंग दल समेत कई संगठनों ने कन्हैया के कातिलों को मौत के घाट उतारने की मांग की। मामला ये है कि जो उदयपुर में हत्या हुई है कन्हैया लाल जी की, उस विषय में हम लोग जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देने आए हैं, प्रधानमंत्री संबोधित। और इस विषय में 2 करोड़ रुपए पीड़ित परिवार को मिलने चाहिए, एक नौकरी और उचित सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। जिहादियों ने संपूर्ण पवित्र भारत भूमि का माहौल खराब कर रखा है। कानपुर में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक प्रदर्शन किया और कन्हैया के परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की। जो हत्या की है आतंकवादियों ने, विधर्मियों ने, बाबर के वंशजों ने, आज हम लोग ने उनका पुतला दहन किया है। और जो है हम लोग आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी से मांग करते हैं कि राजस्थान की जो सरकार है हिंदू विरोधी सरकार है और हिंदू पर लगातार हत्या हो रही है और अत्याचार हो रहा है। इस बरेली में तो आलम यह था कि विश्व हिंदू परिषद ने चेतावनी दे डाली और आतंकी संगठनों को ललकारते हुए कन्हैया को इंसाफ दिलाने का दावा किया। एक तरफ जहां यूपी समेत देश भर में कन्हैया हत्याकांड के बाद उबाल है, तो वहीं यूपी में भी उदयपुर कांड के बाद पुलिस का पहरा बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है और इस सख्ती का असर नोएडा में भी देखने को मिला। नोएडा में बैठकर कन्हैया के हत्यारों का सपोर्ट करना इस शख्स को महंगा पड़ा। पुलिस ने पोस्ट देखते ही चपरौली गांव से फौरन आसिफ को गिरफ्तार किया और सलाखों के पीछे भेज दिया, जिसके पीछे मकसद और संदेश साफ था कि उत्तर प्रदेश में न माहौल बिगड़ने दिया जाएगा और न ही हत्यारों के समर्थन करने वाले खुले घूम पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात करते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पंप की कॉल डिटेल से बड़ा खुलासा हुआ है। उसकी कॉल डिटेल से पता चला है कि 2 पूर्व विधायक भी उसके संपर्क में थे। और इतना ही नहीं, 2 कारोबारियों और AIMIM समेत कई राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत की बात भी सामने आई है। कॉल डिटेल से पता चला है कि जावेद पंप की इन विधायकों से लंबी बातचीत भी हुई थी। और आगे जाएं जानकारियों में तो इनमें से एक पूर्व विधायक प्रयागराज में रहते हैं, जबकि कौशाम्बी के एक पूर्व विधायक का नाम सामने आया है और अब पुलिस इन पूर्व विधायकों से पूछताछ करेगी। इसके अलावा 2 बड़े कारोबारी का नाम भी सामने आ रहा है। AIMIM समेत कई राजनीतिक दलों से बातचीत का भी खुलासा जावेद पंप की कॉल डिटेल से हुआ है। तो आपको बता दें कि जावेद पंप वही शख्स है जिस पर प्रयागराज में हिंसा भड़काने का आरोप लगा और जावेद पंप के मकान को ही प्रशासन ने जमीन दोस्त किया था। तो CDR जो निकाली गई है उसमें कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। 2 पूर्व विधायकों से लंबी बातचीत हुई है और पंप ने जिनसे बात की उनसे अब पुलिस पूछताछ करेगी। CDR में छिपे साजिश के तार, इसीलिए हम कह रहे हैं पूरी कॉल डिटेल को खंगाला जा रहा है। कारोबारी का नाम भी सामने आ रहा है, कई कारोबारी हैं जिनसे बातचीत हुई है और कई राजनीतिक दलों के लोगों से भी, विधायकों से भी बातचीत हुई है। ये जानकारी है 2 पूर्व विधायकों से जावेद पंप की लंबी जो बातचीत हो रही थी, उस बातचीत में क्या बात हो रही होगी, इसके बारे में भी जानकारी पुलिस के अधिकारियों को, इंटेलिजेंस को होगी। और इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जिनसे बातचीत लंबी हुई अब उनसे पूछताछ भी लंबी होगी, पुलिस पूछताछ करेगी। तो 10 जून को बड़ा बवाल हुआ था प्रयागराज में, वही तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पत्थरबाजी हुई थी नमाज के बाद और भारी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया गया था। जावेद पंप उसमें मुख्य आरोपी है और जांच लगातार चल रही है और अब नए खुलासे हुए हैं और नए खुलासे ये हैं कि 2 पूर्व विधायकों का नाम भी सामने आ रहा है।
और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते अपने सहयोगी विवेक त्रिपाठी का। विवेक, जिस तरीके से पूरी जांच चल रही है प्रयागराज हिंसा के मामले में, क्या खुलासे हो रहे हैं और ये जो विधायकों की बात सामने आ रही है, इनकी क्या भूमिका हो सकती है? देखिए अवधेश, प्रयागराज हो चाहे कानपुर हो, पॉलिटिकल कनेक्शन इस घटना के पीछे था। हिंसा की जो घटनाएं हुई हैं 3 जून को कानपुर से शुरुआत हुई, उसमें पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आए थे। बहुत सारे जो समाजवादी पार्टी के लोग थे उनका मिलना जुलना आरोपियों से सामने आया था और इन्वॉल्वमेंट भी सामने आया था। इसके अलावा तमाम अन्य राजनीतिक दल, जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, उनके लोग भी सामने आए थे। लेकिन ये तय था कि इस पूरी साजिश के पीछे, सोची समझी साजिश के पीछे एक लंबी रणनीति बनाई गई थी और रणनीति के बाद इस पूरे जो धरना प्रदर्शन के नाम पे, विरोध प्रदर्शन के नाम पे, जो दुकानें बंद कराने के नाम पे जो एक झगड़ा मनमुटाव शुरू हुआ था, उसके पीछे हिंसा कैसे करनी है पूरी रणनीति तैयार थी। और विधायकों, यानी जो विधायकों के नाम अभी बहुत स्पष्ट रूप से पुलिस अधिकारी और जांच अधिकारी बहुत स्पष्ट रूप से कहने को तैयार नहीं, लेकिन उन्होंने इशारा कर दिया है कि पार्टी एक पार्टी के विधायक हैं और अभी पार्टी का नाम भी नहीं खुला है उन्होंने, लेकिन विधायकों की बात आ गई है और ये कहा है कि विधायकों की पूरा इन्वॉल्वमेंट, भूमिका शामिल है। कानपुर में भी जो हुआ था उसमें तो समाजवादी पार्टी के उस समय जो विधायक हैं वो मिलने भी गए थे आरोपियों से, जो आरोपी हैं उनके घर भी गए थे और वहाँ पर जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम हुआ था 3 जून की दोपहर को, उसके बाद उस संवेदनशील जगह पर उनकी जो आरोपी हैं यानी उपद्रवी तत्व हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें भी हुई थी। इसको लेकर बड़ा बवाल भी हुआ था और भारतीय जनता पार्टी और तमाम अन्य हिंदू संगठनों ने ऐतराज़ जताया था, आपत्ति जताई थी। वही प्रयागराज में बिल्कुल वही, चूँकि पैटर्न वही था, दिन वही था, समय वही था, हिंसा का जो तरीका था वो भी बिल्कुल सेम था। इसलिए पूरा जो जांच एजेंसियां उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से जोड़ा है और ये तय हो गया है कि इसकी साजिश का, और कानपुर में तो पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ गया था, यानी पूरी इस हिंसा के पीछे जिसकी शुरुआत कानपुर से हुई उसके पाकिस्तान तक तार जुड़ रहे हैं और पॉलिटिकल कनेक्शन के बगैर इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देना कहीं से भी संभव नहीं था। पॉलिटिकल शेल्टर था, जो आरोपी थे जो पकड़े गए, गिरफ्तार हुए हैं, जिन्होंने पत्थर चलाए, जिन्होंने बच्चों को आगे किया, छोटे छोटे बच्चों को, उनके पीछे राजनीतिक संरक्षण था, उनका हाथ था, नेताओं का, स्थानीय नेताओं का हाथ था और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि फंडिंग से भी जुड़े हुए हैं। जो विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं वो फंडिंग से भी जुड़े हुए हैं। इस पूरे मामले में अगर चुनाव को देखें तो चुनाव की बात भी सामने आ रही है, चूंकि एक बहुत बड़ी जो एटीएस ने जांच की है उसमें अभी एटीएस सूत्रों का कहना है कि चुनाव के दौरान जो पैसा बचा था बिल्कुल विवेक, वो इस और पूरे मामले में समझा जा सकता है कि घटना केवल प्रयागराज कानपुर तक सीमित नहीं है। अगर जनप्रतिनिधि जो विधायक रह चुका हो, जो सदन में बैठ चुका हो, वो अगर आंतरिक सुरक्षा को लेकर और आंतरिक बातचीत को, लोकतंत्र को लेकर अगर साजिशों में शामिल है तो कितनी खतरनाक स्थिति बनी हुई है। हालांकि जांच में सब कुछ सामने आएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक मासूम के साथ जो हुआ वो आपको झकझोर कर रख देगा और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको भी 7 साल की मासूम पर तरस आ जाएगा। जिसने इस मासूम की पुकार सुनी उसका कलेजा कांप उठा। मैं ऊपर नंबर 10 पे रहती हूँ, नोएडा में। मेरी मम्मी मुझे काटती है, मारती है, मुझे से सहा नहीं जाता है, मेरी मदद करिए। जिसने भी इस मासूम को देखा उसका दिल सहम गया। 7 साल की मासूम का दर्द जानकर आपको भी रोना आ जाएगा। मेरी मम्मी मुझे काटती है, मारती है, मुझे से सहा नहीं जाता है। इस मासूम के साथ हुई हैवानियत से आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। 7 साल की इस मासूम बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सबके होश उड़ गए। जो बचपन में घर से बिछड़ी, सालों तक बाल गृह में रही और अब जिस मां ने गोद लिया उसने ऐसा सलूक किया कि हर किसी की आत्मा बेचैन हो गई। दरअसल मामला नोएडा के सरफाबाद गांव का है, जहां दूसरी क्लास में पढ़ने वाली इस मासूम का हाल देखकर हर किसी को दया आ गई और जब इसने पूरी कहानी बताई तो सब सन्न रह गए, क्योंकि अपने पति से अलग रहने वाली एक महिला ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए इस मासूम को गोद लिया था और बाद में जो हैवानियत दिखाई वो हर किसी को झकझोर देगी। मासूम के साथ मां की हैवानियत। नोएडा की एक महिला ने मथुरा से बच्ची को गोद लिया। बच्ची को गोद लेने के बाद फिर प्रताड़ित किया। 3 महीने में जिंदगी भर ना भूलने वाले जख्म दिए। 7 साल की बच्ची पर तथाकथित मां कहर बरपाती थी।
मासूम बच्ची के शरीर पर चोट के कई निशान मिले। स्कूल में बच्ची ने वीडियो में पूरी कहानी बताई। मैं ऊपर नंबर 10 पे रहती हूँ, नोएडा में। मेरी मम्मी मुझे काटती है, मारती है, मेरे से सहा नहीं जाता है, मेरी मदद करिए। इस मासूम पर 3 महीने में तथाकथित मां ने कितना कहर बरपाया, उसके जीते जागते सबूत इस बच्ची के शरीर पर वो निशान है। जब मासूम की कहानी पुलिस तक पहुंची तो जांच में सच सामने आया। देखिए, एक वीडियो हम लोग के संज्ञान में लाया गया था जिसमें एक बच्ची के साथ उसके मदर के द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। हम लोगों ने उसमें जांच की और उसके बाद जांच में जो तथ्य थे वो सही पाए गए थे। हम लोगों ने उसमें अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की गई। हाँ, जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि इस बच्ची को अप्रैल के महीने में गोद ली थी उस महिला ने, और उसके बाद उसके साथ इस तरह का बर्ताव हुआ था। जो एविडेंस थे उसके हिसाब से हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत करके उसमें कार्रवाई की। फिलहाल सेक्टर 113 थाना पुलिस ने इस मासूम की मुजरिम को हिरासत में ले लिया है। लेकिन सवाल है कि अब इस मासूम का क्या होगा, जो हरियाणा में परिवार से बिछड़कर जैसे तैसे वृंदावन पहुंची, वहां बाल गृह में शरण मिली, लेकिन माँ बाप का कोई अता पता नहीं चला। नोएडा की एक महिला ने गोद लेकर उम्मीद जगाई। एबीपी गंगा के लिए नोएडा से अंकित कौशिक की रिपोर्ट। पैसों की चाहत में ठगी के कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन हमीरपुर में धोखाधड़ी का जो खेल सामने आया उससे आपके होश उड़ जाएंगे। रिपोर्ट में पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे ये वो शातिर हैं जिन्होंने अवैध वसूली के लिए अजीबोगरीब हथकंडा अपनाया। इनकी ठगी का किस्सा सुनकर यूपी के सारे विधायक भी सन्न रह जाएंगे। पुलिस के शिकंजे में फंसे ये वो माहिर खिलाड़ी हैं जो फर्जी रुतबे के दम पर रात के अंधेरे में वसूली को अंजाम देते थे। जिस गाड़ी से ये चलते थे उसे देखकर इनकी काली करतूतों का अंदाजा लगाना मुश्किल था, क्योंकि गाड़ी पर सत्ताधारी दल के विधायक का स्टिकर था, रुतबे के लिए हूटर लगा था, नंबर वीवीआईपी था और असलहा साथ में रखते थे। जब हमीरपुर पुलिस को इनके काले कारनामों की भनक लगी तो आला अधिकारियों के होश उड़ गए, क्योंकि ये शातिर अपराधी फर्जी विधायक बनकर इलाके में वसूली का धंधा कर रहे थे और इनके निशाने पर रहते थे नेशनल हाईवे 34 पर चलने वाले मोरंग से भरे ट्रक। ये जिस गाड़ी का प्रयोग कर रहे थे उस पर विधायक का स्टिकर लगा हुआ था, हूटर लगा हुआ था, तो ये लोग फर्जी विधायक बनकर ये वसूली का कार्य करते थे। और इनके खुद के भी ट्रक चलते हैं, तो इनके ट्रकों को भी मौके पर से ही सीज किया गया है। और इस संबंध में जो मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं थाने पर, उसमें से जो खनन नियम के मुकदमे और आर्म्स एक्ट के, और एक जो इन्होंने अवैध वसूली संबंधी और फर्जी जो गाड़ी पर स्टिकर लगाकर ये वसूली करते थे उसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पकड़े गए ये दोनों फर्जी विधायक कानपुर के किदवई नगर के रहने वाले हैं। अनिरुद्ध और निर्भय सिंह नाम के ये शातिर खिलाड़ी हमीरपुर से मोरम भरे अपने 2 ट्रकों को नाके से निकलवाते थे, लेकिन धीरे धीरे पैसे की भूख बढ़ी तो वसूली का धंधा भी शुरू कर दिया। जब पुलिस को इनकी भनक लगी तो ये शातिर कानून के जाल में फंस गए। दिनांक 30 तारीख को देर रात पुलिस द्वारा, कोतवाली पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिसमें ये सूचना प्राप्त हुई कि एक सफ़ेद रंग की गाड़ी है जिसमें 2 लोग जो रानी लक्ष्मीबाई तिराहे पर वहाँ से पुल के बीच में अवैध वसूली कर रहे हैं ट्रकों से। इस सूचना पर जैसे ही पुलिस टीम पहुँची तो इन 2 व्यक्तियों द्वारा मौका पाकर वहाँ से भागने का प्रयास किया गया, और जो पुलिस की टीम आगे उनको रोकने का प्रयास कर रही थी उन पर भी गाड़ी चढ़ाकर मारने का प्रयास किया गया टीम को। इसके पश्चात उनका पीछा कर उनको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया और उनके पास से अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। हमीरपुर पुलिस ने इन शातिर ठगों के खिलाफ 5-5 केस दर्ज कर इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, लेकिन इस खुलासे ने पुलिस की नाक के नीचे चल रहे अवैध धंधे की पोल खोल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है, लेकिन शायद ही ऐसी कोई योजना हो जिसमें धांधली ना हुई हो। सोनभद्र में भी अधिकारियों की नाक के नीचे खेल कर दिया गया। ये तस्वीरें सोनभद्र की हैं, जहां गरीब परिवार से आने वाले 236 जोड़ों की 17 जून को सरकारी मदद से शादी कराई गई। लेकिन यहाँ एक जोड़ा ऐसा भी था जिस पर ना तो जिम्मेदारों की नजर जांच के वक्त पड़ी और ना ही शादी के मंडप में।
जब बाद में इस जोड़े की शादी के बारे में पता चला तो सबके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि यहाँ टिकुरिया गांव की एक नाबालिग बेटी की शादी करा दी गई। समाज कल्याण विभाग की खानापूर्ति। क्या है पूरा मामला? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में लापरवाही। 236 जोड़े में एक 17 साल की नाबालिग की शादी कराई गई। सरकारी मदद के लिए नाबालिग की दूसरी बार शादी कराई। ग्राम प्रधान विभागीय कर्मचारियों पर मिली भगत का आरोप। एक तोशक मिला था, एक रजाई, 2 तकिया और एक गगरा है, मतलब कि स्टील का, एक बक्सा है और एक कलाई घड़ी थी लड़की के, और लड़की के नरी मिल रहल, पिछौड़ी मिल रहल, और लड़का के टोपी मिल रहल, गमछा मिल रहल, बिल्कुल हम देखली सर जी, और बकिया नहीं देखते। इस लापरवाही के लिए नाबालिग का परिवार तो जिम्मेदार है ही, लेकिन सवाल है कि जिनके ऊपर नाबालिगों की शादी रोकने की जिम्मेदारी होती है, वो इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? संबंध में हमारे पास कोई जानकारी तो नहीं थी। आज आपने इस बात की जानकारी दी है मुझे, तो समाज कल्याण ऑफिस से मैं जो भी शादी के उसकी बच्ची के कागजात हैं उनको मंगाया के हम लोग जांच करा लेंगे कि वाकई में उस बच्ची की उम्र 18 से कम थी कि नहीं थी। अगर 18 से कम थी तो जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो यहाँ से की जाएगी। इस खुलासे के बाद अब कार्रवाई की बातें की जा रही हैं। प्रोबेशन अधिकारी का दावा है कि जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन इस मामले ने समाज कल्याण विभाग की लापरवाही को सबके सामने ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सोनभद्र। है सत्याग्रह। और चलिए अब देख लेते हैं अब तक की टॉप 7 खबर। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने ली महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ। राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दिलाई मुख्यमंत्री पद की शपथ। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर डिप्टी सीएम बने देवेंद्र फडणवीस सीएम पद नहीं मिलने से बताए जा रहे थे नाराज। एकनाथ शिंदे ने भाजपा का जताया आभार, कहा बड़ी पार्टी होते हुए भी भाजपा ने मुझे दिया मौका। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का आभार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने पर शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को दी बधाई, कहा उम्मीद है महाराष्ट्र के हितों की करेंगे रक्षा। महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर पर अभिनेत्री कंगना रनौत का बयान। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर कसा तंज, कहा आखिर टूटी गया घमंड। बोली जब पाप बढ़ जाता है तो सर्वनाश होता है। कन्हैयालाल के परिजनों से सीएम गहलोत ने की मुलाकात। 51 लाख का सौंपा चेक, पीड़ित परिवार से मुलाकात कर बंधाया ढांढस। सज गया बाबा बर्फानी का दरबार। बम बम भोले के जयकारे के साथ बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुए श्रद्धालुओं का जत्था। कोरोना के चलते 2 साल से बंद थी यात्रा। और चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। समाजवादी पार्टी विधायक आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से तो जमानत मिल गई, लेकिन आजम खान की मुसीबतों में जमानत के बाद भी कमी नहीं आई। रामपुर के यतीम खाना और डूंगरपुर मामले में आज आजम खान एक बार फिर से एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। तो आज हुई पेशी के दौरान कोर्ट में आज डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर बहस हुई और आदेश के लिए 5 जुलाई की तारीख आजम खान के लिए तय कर दी गई। सुनवाई के दरमियान आजम खान के वकील ने कोर्ट से कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं, ऐसे में उन पर सभी आरोप खारिज कर दिए जाएं। यतीम खाना के मामले में 2019 में आजम खान, रिटायर्ड सीईओ आले हसन खान, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और ठेकेदार सहित करीब 25 आरोपियों के खिलाफ सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। आज कुल 9 मामले लगे थे, जिसमें यतीम खाना और डूंगरपुर से संबंधित थे। 9 के 9। 2 मुकदमे गवाही में लगे थे, जिसमें गवाह आने थे, लेकिन किसी भी मुकदमे में गवाह नहीं आए, इसलिए गवाही नहीं हो सकी। बाकी सारे मामलों में डिस्चार्ज एप्लीकेशन थी, पेंडिंग थी पहले से। आज उस पर बहस हुई है। अब डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर 5 जुलाई को फैसला आना है। कल भी यतीम खाना और डूंगरपुर से संबंधित मामले लगे हैं। लगभग रोज़ 1-2 फाइल लगी होती हैं। 5 फाइल डूंगरपुर और यतीम खाना से संबंधित लगी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।